हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं हमारे इस क्रिप्टो चैनल हिंदी में आपका। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। जैसे एक बिगिनर को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने से पहले कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए और इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसकी ज़रूरत भी क्यों पड़ी। तो इसलिए इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी को एक सरल भाषा में समझेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसे वर्चुअल करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हम यह जानेंगे कि पैसा क्या है, मनी क्या है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी यानी कि यह भी एक करेंसी है और इस करेंसी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। और जो हम आज के समय में जो हम पैसा यूज कर रहे हैं, जिससे हम चीज़ें खरीद रहे हैं, क्या वो काफ़ी नहीं था कि ये एक नई करेंसी को और लाना पड़ा। तो इसी के चलते हम मनी की हिस्ट्री को जानेंगे, उसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी को जानेंगे, फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी को। शुरुआत करते हैं उस ज़माने में जब पैसा नहीं हुआ करता था, तब चलता था बार्टर सिस्टम। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं बार्टर सिस्टम को। बार्टर का सिंपल मीनिंग होता है एक्सचेंज, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। एग्जाम्पल के तौर पर एक तरफ है किसान जो फसलें उगाता है गेहूं और चावल की, दूसरी तरफ है मोची जो जूते बनाता है। तो किसान क्या है, मोची को खाना देगा जैसे कि चावल और गेहूं देगा, बदले में मोची उसको जूते देगा, पहनने के लिए जूते देगा। तो इसकी कमियां क्या थी, बार्टर सिस्टम की कमियां यह थी कि जैसे मोची को अगले महीने और खाना चाहिए और चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, किंतु अब किसान नहीं चाहिए। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमियां यह थे कि इसका कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं था कि इस वस्तु के बदले इतनी वस्तु दी जाए। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमियों में से थी, इसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी, कोई मेजरमेंट नहीं थी। तो इस प्रकार बार्टर सिस्टम की कमियों को देखते हुए उसके बाद लोगों ने कमोडिटी को यूज करना शुरू किया, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड। इसके जैसे राजाओं महाराजाओं ने इसके सिक्के डालने शुरू कर दिए। एक स्टैंडर्ड मेजर वैल्यू रखी गई कि इस सिक्के के बदले आप इतना गेहूं ले सकते हैं, इतना चावल ले सकते हैं और इतना दूध खरीद सकते हैं। इसी प्रकार इनकी और कमोडिटी जैसे गोल्ड सिल्वर के कॉइन बना दिए गए। इनकी कमियां क्या थी, सबसे बड़ी कमियां में से यह था कि अगर आपको कोई दूसरे देश जाके बहुत सारा सामान एक साथ लाना है तो इसको कैरी करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो सिक्कों को कैरी करना बहुत ही मुश्किल था। दूसरा, अगर राजाओं महाराजाओं के देश में, राज्य में कोई युद्ध के बाद कोई भारी नुकसान हो गया है तो सैनिकों को देने के लिए सैलरी नहीं है, तो उसने क्या किया, उन्हीं सिक्कों को डालकर उन्हें छोटा कर दिया गया, किंतु उनकी वैल्यू वही रखी। तो इस प्रकार ये कमोडिटी का एक ड्रॉबैक था। उसके बाद क्या आई, पेपर करेंसी बैक्ड बाई कमोडिटी। ये थी जैसे जैसे अथॉरिटी डेवलप होती गई, अथॉरिटी पे विश्वास करने लगे लोग, उस प्रकार अथॉरिटीज़ ने क्या किया, लोगों को कहा कि हमारे पास आप कमोडिटी रखो, बदले में हम आपको एक नोट देंगे या एक पेपर देंगे जिसमें के अंदर हम आपको यह लिख के देंगे कि आपका गोल्ड, आपकी कमोडिटी, हमारे पास इतनी कमोडिटी है और इतनी वैल्यू की आप चीज़ें मार्केट से खरीद सकते हैं। तो ये था एक पेपर करेंसी बैक्ड बाई कमोडिटी। तो ये थी पेपर करेंसी जो इशू कर दी जाती थी अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो इसी के बाद में क्या हुआ, फियाट करेंसी कैसे एग्जिस्ट में आई। पहले तो क्या, गोल्ड और सिल्वर को डिपॉजिट किया जाता था, किंतु अब क्या है, सरकारें कहने लगी कि हमें अब गोल्ड और कमोडिटी को, आपको गोल्ड कमोडिटी को डिपॉजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बनता गया, सरकारों का, अथॉरिटीज़ का, सरकारें बनती गई, लोगों का और ज़्यादा विश्वास बनने लगा, कानून बनने लगे, उस तरह सरकार ने क्या कहा, अब आपको गोल्ड जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक नोट, एक करेंसी नोट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको वचन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अब आप अपने नोट में देखते हैं कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो ये आरबीआई के गवर्नर द्वारा एक सिर्फ स्टैंप लिखी होती है कि मैं आपको वचन देता हूं इस नोट की वैल्यू इतनी है, क्योंकि ये है तो कागज ही। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ मनी एग्जिस्ट में। तो फियाट करेंसी के क्या ड्रॉबैक थे, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे जब क्रिप्टो करेंसी के यूजेस सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो उससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आप बहुत सारे शब्द सुनेंगे, प्राइवेट की, पब्लिक की, प्रूफ ऑफ वर्क, जितने भी माइनिंग है, बिटकॉइन। आपने बिटकॉइन तो सुना ही होगा क्योंकि ये सबसे पहले एक करेंसी है जिसे मदर करेंसी कहा जाता है। उसके बाद तो बहुत सारे कॉइन डेवलप हो गए, बहुत सारी ब्लॉकचेन आ गई। तो ब्लॉकचेन क्या है, सिंपली आप अपना पैसा बैंक के पास रखते हैं, बैंक उसका एक रिकॉर्ड रखता है। इसी प्रकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ही रिकॉर्ड रखा जाता है और वह रिकॉर्ड लेजर में रखा जाता है, जिस प्रकार बैंकों में रखा जाता है। लेजर में इसकी एंट्री होती है। अब इस लेजर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये है पब्लिकली अवेलेबल और इसको हैक करना या यहाँ से पैसे चुराना बहुत ही मुश्किल है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लेजर है
वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, आप लोग भी इसे देख सकते हैं, किंतु किसी का नाम या वैसे नहीं दे सकते। जैसे बैंक आपका रिकॉर्ड रखता है, आपका नाम, आपके पास कितना अकाउंट बैलेंस है, तो वह बैंक के पास आपका पूरा डाटा है। इसके अंदर आप सिक्योर है, कोई नहीं देख सकता, किंतु इसमें ट्रांजैक्शन अपीयर होती है कि इतनी ट्रांजैक्शन, इतने बिटकॉइन की इतनी ट्रांजैक्शन इस वॉलेट से उस वॉलेट में हुई है। तो यहाँ भी आपको एक वॉलेट दिया जाता है, किंतु एक वॉलेट की प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। प्राइवेट की को आपको अपने पास रखना होता है। जैसे कि आप पेटीएम वॉलेट चलाते हैं या बैंक अकाउंट चलाते हैं जिसमें आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, उसी प्रकार इसकी एक प्राइवेट की होती है जिसके अंदर आप अपना बैलेंस रखते हैं। और पब्लिक की वह की होती है जिसके अंदर जो कि आप लोगों से शेयर करते हैं, और जो क्यूआर कोड भी होता है, पब्लिक की एक क्यूआर कोड भी होता है, एक यूपीआई आईडी की तरह है, एक पब्लिक की भी होती है। तो वो आप लोगों को देते हैं जिस पर ट्रांजैक्शन की जाती है, और उस पब्लिक की के माध्यम से आप पैसे मंगवाते हैं। तो इस लेजर की खासियत क्या है, यह एक कंप्यूटर पर, या जैसे एक बैंक आपकी एक केवल बैंक ही होता है जिसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, यहाँ पर लेजर सभी कंप्यूटरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ब्लॉकचेन में एक सिस्टम होता है जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं, मतलब इसे कोई एक अथॉरिटी ऑन नहीं करती, इसे एक पूरा नेटवर्क मिलकर ऑन करता है और लेजर का मेंटेन करता है। और लेजर को मेंटेन करने वाले जो होते हैं वो माइनर्स होते हैं, नोड रन करते हैं, जिनको रिवॉर्ड में बिटकॉइन दिया जाता है। नोड्स और माइनर्स ही इस लेजर को मेंटेन करते हैं। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो ये पूरे नेटवर्क के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, पूरे लेजर के अंदर एंट्री होती है, और एक के बाद एक माइनर और नोड्स होते हैं उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और अपनी लेजर में इसकी एंट्री करती है। इसीलिए इसको हैक करना या ट्रांजैक्शन को इधर उधर करना बहुत ही मुश्किल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक चीज़ का खास ध्यान है, वो है यूजर की प्राइवेसी। पब्लिकली होते हुए भी यूजर का डेटा प्राइवेट रहता है। तो इसके अंदर एक प्रूफ ऑफ वर्क है। हाँ, जैसे कि हमने बात किया नोड्स और उनको बिटकॉइन को रिवॉर्ड कैसे मिलते हैं, वो कैसे सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो एक हैश फंक्शन है, एक सिस्टम है, एक एल्गोरिथम है जिसको माइनर्स सोल्व करते हैं, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। तो नोड्स और माइनर्स को रिवॉर्ड कैसे दिया जाता है, तो एक एल्गोरिथम होता है जिसको वो सॉल्व करते हैं और रिवॉर्ड में उनको बिटकॉइन दिया जाता है, इसी को हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। इसके अलावा आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, जो 2008 में एक वाइट पेपर रिलीज हुआ था। जब भी कोई कॉइन रिलीज होता है तो उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है या ये कैसे यूज केस होगा इसका, तो उसके लिए एक पेपर निकाला जाता है जिसे वाइट पेपर कहा जाता है। सतोशी नाकामोटो, जो आज तक एक मिस्ट्री है, उसने यह पेपर रिलीज किया और उसके बाद से बिटकॉइन को माइन करना शुरू कर दिया गया। 3 जनवरी 2009 को सबसे पहला ब्लॉक माइन किया गया और आज बिटकॉइन को एग्जिस्ट में आए हुए 14 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के यूज को जान लेते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। तो इस क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला एडवांटेज क्या था, तो हमने जैसे कि पीछे बात करी थी फियाट करेंसी के बाद क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये है डिसेंट्रलाइज्ड। फियाट करेंसी थी वो थी सेंट्रलाइज्ड। आपने देखा ही होगा इंडियन गवर्नमेंट के अंदर 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया था। तो ये था एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी जिसने मनी की वैल्यू को बिल्कुल डाउन कर दिया या जीरो कर दिया। अब लोगों के पास जो नोट थे उनकी वैल्यू जीरो हो चुकी थी। तो इस प्रकार आपकी मनी को कोई भी छू ना सके या कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके, मिसयूज ना कर सके, इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है, एक सिस्टम है पूरा जिसको सभी के द्वारा ऑन किया जाता है, ना कि एक अथॉरिटी ऑन करती है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड, इसका एक फ़ायदा ये सिक्योर है, फास्ट है, प्राइवेसी है, यूजर की प्राइवेसी है। तो इसकी एक सप्लाई है जो लिमिटेड सप्लाई, जैसे बिटकॉइन ओनली 21 मिलियन है, 21 मिलियन ही बिटकॉइन माइन किए जा सकते हैं। तो यही एक स्कैर्सिटी फैली जाती है जिसके द्वारा बिटकॉइन की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। और फियाट करेंसी का ड्रॉबैक क्या था, इसे गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा छाप सकती है और इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है। इन्फ्लेशन इज द मेन थिंग, द ओरिजिन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि सरकारें जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो और पैसा छापने लगती है और मार्केट में मनी सर्कुलेशन में आती है, जिससे इन्फ्लेशन राइज होता है। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट में आई थी। ये इजी और सिक्योर पेमेंट मेथड कैसे है, जैसे अगर आपको अपने रिश्तेदार या किसी भाई बहन को फॉरेन के अंदर पैसा भेजना है, किसी अन्य कंट्री के अंदर पैसा भेजना चाहते हो आप, तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट के प्रोसीजर से गुजरना होगा, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके अलावा भी आप बहुत सारा चार्जेस देंगे अपने पैसे को अदर कंट्री में भेजने के लिए। तो ये सबसे अच्छा माध्यम है एक कंट्री टू अनदर कंट्री, सबसे इजी एंड फास्ट पैसे भेजने का माध्यम है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, कोई भी करेंसी हो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमेशा रहे हैं। तो इसके एडवांटेज क्या थे, ये वोलाटाइल है, लिमिटेड सप्लाई है, स्कैर्सिटी फैली रहती है, तो ये वोलाटाइल मूव करता है। अभी तक इतनी मार्केट मैच्योर नहीं हुई क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तो इसके अंदर वोलाटाइल थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके कुछ अनएथिकल यूज़ भी है, जैसे वेपन खरीदने के लिए, जो टेररिस्ट है या ड्रग्स माफिया है वो ड्रग्स की सप्लाई के लिए, उसकी मनी के लिए
जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से करता है। तो यही भी एक बड़ा ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि इसमें यूज़र की प्राइवेसी रहती है, पता नहीं चलता कि पेमेंट कहाँ से किसको गई है। एंड थर्ड इज़ द नॉट इको फ्रेंडली। जब बिटकॉइन माइन किया जाता है तो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है। बिटकॉइन को माइन करने के लिए बहुत बड़े बड़े माइनिंग फार्म लगाए जाते हैं, जिसको चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी का यूज़ होता है, जो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। सो इसके बाद लास्ट हम जानते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या व्यू है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था 30% फ्लैट टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी और 1% टीडीएस। किंतु इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को एज ए इन्वेस्टमेंट एसेट के रूप में जाना है। अभी तक इसके द्वारा हम पेमेंट नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, अभी भी वही फियाट करेंसी चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है क्या इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना सही होगा या नहीं होगा। इसी के चलते अपना ही एक डिजिटल रूपी कॉइन भी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसे CBDC कहते हैं, और वह भी फिर अथॉरिटी के अंडर कंट्रोल है, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है। तो ये थे इंडियन गवर्नमेंट के कुछ व्यू। परंतु यह मान लीजिए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा रही है तो यह इंडिया में बैन हो जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है और बिल्कुल नहीं है। और हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि आप इसे इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में एसेट के तौर पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के चलते जो इंडियन एक्सचेंजेस है उनको हिदायतें दी गई है और वो भी अपना 1% TDS और उसी के अनुसार उन्होंने अपने एक्सचेंजेस को मॉडिफाई किया है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एज ए बिगिनर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।